सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी बसंत में आज हम पाठ 18 पढ़ेंगे। संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया धनराज। इसकी लेखिका हैं विनीता पांडे जी। विनीता पांडे जी का नाम उच्च कोटि के पत्रकारों में लिया जाता है। इनमें एक सच्चे पत्रकार के सभी गुण मौजूद थे। तो ये जो पाठ है, संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया, ये इनके द्वारा लिया गया एक साक्षात्कार है। तो आइए पढ़ते हैं पाठ 18। हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले जब 35 वर्ष के हो गए, उनका एक साक्षात्कार विनीता पांडे ने लिया था। इस साक्षात्कार का संपादित अंश यहाँ दिया जा रहा है। धनराज पिल्ले जो थे वो हॉकी के एक बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। 35 वर्ष के जब हो गए तब उनका एक साक्षात्कार विनीता पांडे ने लिया था और ये पाठ उसी का एक संपादित अंश है। विनीता जी जो हैं वो धनराज पिल्ले जी से कहती हैं कि पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफ़र बहुत लंबा और कष्ट साध्य रहा है। उस सफ़र के बारे में कुछ बताएं। धनराज जी कहते हैं कि मेरा बचपन जो था वो बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ था। धनराज पिल्ले जी एक बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखते थे। उनके जो दोनों बड़े भाई थे वो भी हॉकी के खिलाड़ी थे और उन्हीं को देखकर धनराज पिल्ले को भी हॉकी खेलने का शौक़ हुआ। परंतु उनकी आर्थिक स्थिति जो थी वो बहुत ही ख़राब थी। वो अपनी एक हॉकी की स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं रखते थे, तो इसलिए अपनी स्टिक वो खरीद नहीं सकते थे क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे। तो वो अपने साथियों की हॉकी स्टिक उधार मांगकर उससे खेलते थे और वो जो उनके साथी थे वो स्टिक उनको तभी देते थे जब वो खुद खेल चुके होते थे। तो इसलिए उनको बहुत ही धीरज रखना पड़ता था और अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता था। पहली स्टिक उन्हें जब मिली, जब उनके जो बड़े भाई थे उनको हॉकी के भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया, तो उन्होंने धनराज पिल्ले को अपनी पुरानी स्टिक दे दी। वह उनके लिए बहुत ही कीमती थी क्योंकि वह उनकी अपनी थी। आगे वो कहते हैं कि मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। तब मैं सिर्फ 16 साल का था। कि मैंने जो राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी खेली वो पहली बार 1985 में मणिपुर में खेली थी और जब वो सिर्फ 16 साल के थे। देखने में बहुत ही दुबले पतले थे और एक छोटे बच्चे जैसा उनका चेहरा था, परंतु उनका दबदबा इतना था कि कोई भी उनसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। वो कहते हैं कि मैं बहुत ही जुझारू था, मैदान में भी और मैदान से बाहर भी। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया और मैं बोरिया बिस्तर बांधकर मुंबई चला गया। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जागी कि मुझे ओलंपिक के लिए नेशनल कैंप से बुलावा जरूर आएगा, पर नहीं आया। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था। बड़ी मायूसी हुई, मगर एक साल बाद ही ऑलविन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यहाँ पर धनराज पिल्ले जी बता रहे हैं कि वो हॉकी के एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे, वो भी और उनके भाई भी, और उन्हें ओलंपिक के लिए बुलावा आए ऐसी उनको उम्मीद थी, परंतु बुलावा नहीं आया।
और जो खिलाड़ियों की लिस्ट थी उसमें उनका नाम नहीं था, परंतु 1 साल बाद ही फिर उन्हें ऑल एशिया कप के कैंप के लिए चुन लिया गया था। आगे विनीता जी पूछती हैं कि आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा और आपके स्कूल के दिनों से आपकी कैसी यादें जुड़ी हैं। तो जो धनराज जी हैं वो कहते हैं कि मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी था। फिसड्डी मतलब पढ़ने में अच्छा नहीं था। किसी तरह 10वीं तक पहुंचा, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। एक बात कहूँ, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी न होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे नहीं मिलती। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही न हूँ, पर गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। आप इतने तुनक मिजाज क्यों हैं? कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। विनीता जी उनसे पूछती हैं। तुनक मिजाज होता है जिसको जल्दी ही गुस्सा आ जाता है। तो धनराज जी कहते हैं कि इस बात का सीधा संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा। मैंने अपनी माँ को देखा है कि उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा है, कि मेरे इस स्वभाव के पीछे ऐसे कई कारण रहे हैं कि उनकी जो माता थी उनको इन भाइयों को पालने में बहुत ही संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि वो एक बहुत ही गरीब परिवार से संबंधित थे। लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ। मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूँ और बाद को कई बार पछताना भी पड़ता है। मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता। दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मज़ा आता है। मुझे ज़िंदगी में हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए जूझना पड़ा, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। तो धनराज पिल्ले यहाँ पर कह रहे हैं, जब ये जो लेखिका हैं विनीता पांडे जी, उनसे पूछती हैं कि आपका ऐसा स्वभाव है कि आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, तो ऐसा क्यों है? तब धनराज पिल्ले जी उनसे कहते हैं कि धनराज पिल्ले जी तब कहते हैं कि मुझे बचपन में हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए संघर्ष करना पड़ा है, तो इसलिए मेरा जो स्वभाव है वो बहुत ही चिड़चिड़ा हो गया और दूसरे लोगों को भी मुझे गुस्सा दिलाने में मज़ा आता है। आगे वो कहते हैं कि मैं बहुत ही भावुक इंसान भी हूँ। मैं किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कद्र करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। लेखिका आगे उनसे प्रश्न करती हैं कि आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है? धनराज जी कहते हैं कि सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली। उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। मैं उनके सबसे नज़दीक हूँ। मैं चाहे भारत में रहूँ या विदेश में, रोज़ रात में सोने से पहले माँ से ज़रूर बात करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह हैं और वह भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं। आगे विनीता जी का प्रश्न है कि आपने सबसे पहले कृत्रिम घास पर हॉकी कब खेली? धनराज जी जवाब देते हैं कि मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने 1988 में मैं नई दिल्ली आया। मुझे याद है कि किस तरह सौम्या और कारवालो मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुर बता रहे थे और जब वे बताने में लगे हुए थे, मैं झुक झुक कर उस मैदान को छू रहा था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है जिससे कृत्रिम घास तक उगाई जा सके। विनीता
आगे उनसे पूछती हैं, हर युवक का यह सपना होता है कि उसके पास एक कार हो, आपके पास अपनी पहली कार कब आई? धनराज जी कहते हैं कि मेरी पहली कार एक सेकंड हैंड अरमाडा थी जो मुझे मेरे पहले के एम्प्लॉयर ने दी। तब तक मैं काफ़ी नाम कमा चुका था, अर्थात काफ़ी नामी खिलाड़ी मैं बन चुका था। मगर यह कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए। मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों और बसों में सफ़र करता था क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मेरी नहीं थी। मुझे याद है एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में यह खबर छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्ले अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ और मुझे लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से बचना चाहिए। लेकिन मैं कर ही क्या सकता था। मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता उससे अपना परिवार चलाना पड़ता था। धीरे धीरे पैसे जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पुणे पैसा भेजना शुरू किया। आज मेरे पास एक फोर्ड आइकॉन है जिसे मैंने सन 2000 में ख़रीदा था, मगर वह किसी कॉरपोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं बल्कि मेरी मेहनत की गाढ़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। विनीता जी आगे पूछती हैं कि सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला? तो वो कहते हैं कि कुछ रुपए मुझे इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में पहले कुछ नहीं मिलता था। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना और उन सबको एक बेहतर ज़िंदगी देना। विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई उससे मैंने 1964 में पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। घर छोटा ज़रूर है पर हम सब के लिए काफ़ी है। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया। वह ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी नहीं हो पाती। विनीता आगे पूछती हैं, सेलिब्रिटीज़ के साथ एक ही मंच पर बैठना आपको कैसा लगता है? धनराज जी कहते हैं कि बहुत अच्छा। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब यह महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। हॉकी ही है जिसके चलते हर जगह मुझे प्रतिष्ठा मिली। यहाँ पर धनराज जी कहते हैं कि जिस मकान में वो आज रह रहे हैं तो उसको खरीदने की शायद उनकी कभी हैसियत नहीं होती और उन्हें जब राष्ट्रपति जी के साथ उनकी मुलाकात हुई तो उनको बहुत ही अच्छा लगा और उन्हें महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। वो कहते हैं कि हॉकी ही है जिसके कारण मुझे विश्व भर में प्रसिद्धि मिली, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में वो अच्छे नहीं थे। उन्होंने पाठ में कहा भी है कि पढ़ाई लिखाई के ज़रिए मैं एक चपरासी की नौकरी भी हासिल नहीं कर पाता और हॉकी ही है जिसके चलते वो इतने प्रसिद्ध हो गए। धन्यवाद।